नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। जैसा कि हमने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि हम आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे लेवल की, आसान से लेकर कठिन तक जो भी आपको फेस करना है हर एग्ज़ाम में, वो सारी हिंदी हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये फ्री होगी, क्योंकि आप खुद देख लेते हो लाइव क्लास नहीं है, ये फ्री वीडियोज़ होंगे। जो आपको जो लाइव क्लास में आपको 1 या 1.5 घंटे में जो कंटेंट मिलता है, वो आपको हम 30 मिनट के अंदर देने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका मिलेगा। आप अगर चाहें तो अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ आपकी मिस नहीं होगी। देखो, जोनल असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जो आर ओ का जो इलाहाबाद का ग्रुप सी का एग्ज़ाम है, वहाँ पर भी आपका फ़ायदा होगा इससे। और जीडी का जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हो, उसमें हिंदी व्याकरण अगर आनी है, हिंदी के सवाल आने हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही लाभकर होंगे, ठीक है। इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको। तो हमारा हिंदी व्याकरण में जो एक स्टार्ट जो करने वाले हैं, उसमें पहला टॉपिक क्या होगा, उसका नाम है सामान्य परिचय। क्या नाम है उसका? सामान्य परिचय है। यहाँ पे डाल देंगे हेडिंग हम सामान्य परिचय, यानी हिंदी का हम सामान्य परिचय देखेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें देखनी है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब ठीक है, वो आने वाली है पेपर में। तो पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, देखो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। चाहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को अपने साथी के साथ शेयर भी करें, ठीक है। चलिए, हमारा टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ज़्यादा कुछ और बात नहीं करेंगे हम लोग। सामान्य परिचय में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी। तो हिंदी में सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे ये पूछते हैं, बताओ हिंदी किस भाषा का शब्द है। सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदी एक भाषा है। और हिंदी, देखिए हमारे क्या है, हमारे पास जो हम लोग शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं अपनी भाषा में, वो उनमें से बहुत सारे शब्द जो हैं वो विदेशी हैं। तो हिंदी जो भाषा है अपने आप में, हिंदी, वो हिंदी शब्द किस भाषा का है, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो पहला सवाल यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, ठीक है, किस भाषा का शब्द है, पहला सवाल। दूसरा, हिंदी का प्रहरी, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है, हिंदी का प्रहरी कौन है। तीसरा सवाल ये है कि हिंदी का पाणिनि कौन माना जाता है, पाणिनि, हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। चौथा सवाल आपके सामने हम ये बताते हैं कि हिंदी व्याकरण के जनक का नाम बताओ। हिंदी व्याकरण के जनक, हिंदी व्याकरण के जनक का नाम क्या होगा, जनक का नाम, हिंदी व्याकरण के जनक कौन है। तो पहले एक बार देखने, सही दिख रहा है, ये सही दिख रहा है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही दिख रहा है। देखो, अगर आप देखो, अपने आप क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वाइट बोर्ड है, ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड है, क्वालिटी बढ़ा लीजिए। चलिए, आजकल डाटा वैसे बहुत मिलता है, देखिए, क्योंकि 5G आजकल फ़ोन अब चल गया है, 5G तो फ्री चल रहा होगा, तो आप लोग बढ़िया स्पीड, बढ़िया क्वालिटी लगा के देखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम पहला सवाल करें हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बहुत लोग जानते होंगे इसका आंसर क्या है, ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी। क्योंकि फारसी लोग सा को क्या बोलते थे, हा बोलते थे, इसलिए सिंधु नदी यानी सिंधु के पार रहने वाले को, लोगों को हिंदू कहा जाता था, और जो भाषा का प्रयोग करते थे उनको वो हिंदी कहते थे, ठीक है। और दूसरा सवाल है, हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है। तो हिंदी का प्रहरी का नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन। क्या नाम है? पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम दास टंडन। ये नाम किसका है? ये नाम है, ठीक है, इनका रवीना टंडन से कोई लेना देना नहीं है। हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं? हिंदी का पाणिनि कहते हैं आचार्य किशोरीदास वाजपेयी जी को, ठीक है। हिंदी का पाणिनि किसे कहते हैं? आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, ठीक है, ये व्याकरणविद हैं सब। और हिंदी व्याकरण के जनक का नाम है, वो नाम है श्री दामोदर पंडित। क्या नाम है? श्री दामोदर पंडित। ये चार जो क्वेश्चन हैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप याद रखेंगे, ठीक है। श्री दामोदर पंडित, ये चार क्वेश्चन जो हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी का, देखिए आप लोगों ने हिंदी ऐसे भी देखा होगा लिखा हुआ, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, मेरी आदत ऐसी है, लेकिन इन दोनों में तुलना अगर करें तो आज के समय में हम इसको ज़्यादा मानते हैं सही, ठीक है। जो अनुस्वार लगता है, बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है कि जो पंचमाक्षर है उसके स्थान पे आप अनुस्वार लगा दो, वो ज़्यादा सही माना जाएगा। किसने कहा है? बाबू श्याम सुंदर दास ने कहा है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए, वो हम आपसे बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कहने वाले हैं, अब हम बात करते हैं सामान्य परिचय में।
अब यहाँ पर हमारा एक चीज़ और स्टार्ट होती है कि ये हमारी हिंदी क्या है, हिंदी हमारी एक भाषा है, हिंदी हमारी एक भाषा है। तो भाषा से संबंधित हम कुछ बातों को समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा शब्द पड़ेगा भाषा, भाषा, ठीक है, कि भाषा के बारे में हम कुछ जानेंगे। ये लिखा है भाषा। पहला सवाल ये है कि भाषा किस धातु से मिलकर बना है। ये सवाल आपका पेपर में आ सकता है। तो भाषा बना है भाष धातु से मिलकर। धातु क्या होती हैं, संस्कृत में होती हैं, मतलब इनकी उत्पत्ति, ठीक है। ये भाष धातु से बना है शब्द ये, ठीक है। जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। इस भाष का अर्थ क्या होता है, विचार प्रकट करना, ये इसका अर्थ होता है, विचार प्रकट करना। भाष का अर्थ क्या होता है, विचार प्रकट करना, इसका अर्थ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा शब्द के दो अर्थ होंगे। एक तो ये कि भाषा क्या होती है, और एक होता है कि भाषा शब्द का अर्थ क्या होता है। तो भाषा शब्द का जो अर्थ होता है, अगर हम कहें कि अपने विचारों का आदान प्रदान करने का जो माध्यम होता है, उसे हम भाषा कहते हैं, ठीक है। यानी विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम, ठीक है। अपने विचारों के आदान प्रदान करने का माध्यम क्या होगा, विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम, विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम जो होगा वो क्या होता है, वो होता है हमारी भाषा। अब ये भाषा कोई, अभी भाषा की ही बात हो रही है, भाषा में सारी दुनिया की भाषाएं आ जाएंगी। अभी हिंदी पे नहीं आए हैं, हिंदी के जो कुछ 4 क्वेश्चन थे वो हमने पहले कर लिए अभी। अब हम लोग, क्योंकि हमने आपसे कहा कि हम बेसिक से, हमारे बहुत शुरुआत से स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत हाई लेवल तक लेके जाना है इसको। तो कोई भी चीज़ छोड़ने का जो है मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि भाषा जो है विचारों का आदान प्रदान करने का माध्यम है, उसे हम भाषा कहते हैं। जानवर भी अपनी जो है अपने विचार और विचारों का आदान प्रदान आपस में करते हैं। या कभी आपने कुत्ता पाला होगा तो कुत्ता कभी कभी क्या होता है, भौंकता है। किसी भौंकने के तरीके को आप समझ जाते होंगे अगर आपका पालतू कुत्ता होता है, यानी वो भी अपना विचार जो है वो भौंकने के माध्यम से प्रकट कर रहा है। तो भौंकना भी क्या है, कुत्तों की एक भाषा है, ठीक है। हिनहनाना भी क्या है, एक घोड़ों की भाषा है। तो जैसे मिमियाना क्या है, ये बिल्लियों की भाषा है। तो भाषा का मतलब कोई हिंदी अंग्रेजी से नहीं होता है। भाषा का मतलब होता है वो शब्द, वो चीज़ जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब विचार को हम देते हैं, विचार को हम लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को जब हम शेयर करते हैं, वो हमारी भाषा होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बताएं कि ये भाषा अगर देखें तो भाषा के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो भाषा के अगर हम प्रकार करें, मतलब अपने विचारों को आप कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हो, ये चीज़ हम आपसे कह रहे हैं कि अपने विचारों को आप कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हो। तो आपका ये जो उत्तर आएगा वो आएगा 3 प्रकार से। एक तो आएगा हमारा कौन सा, एक हमारा आएगा मौखिक, एक आएगा हमारा मौखिक, दूसरा हमारा आएगा लिखित, और तीसरा हमारा क्या आएगा, तीसरा हमारा आएगा सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक। तीसरा हमारा सांकेतिक आएगा। तो भाषा के हमारे 3 प्रकार होते हैं, यानी अपने विचार आप प्रकट कर सकते हो 3 प्रकार से। या तो आप मौखिक का मतलब होता है मुख द्वारा, यानी मुख से संबंधित। देखिए जब हम से संबंधित लगाते हैं, ठीक है, हम जब से संबंधित लगाते हैं तो वहाँ पर विशेषण बनने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि मुख से संबंधित को क्या बोलेंगे, मौखिक बोलेंगे। वो एक नियम होता है, आपसे बाद में बताएंगे। जैसे समाज से संबंधित क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। जैसे रसायन से संबंधित क्या हो जाएगा, रासायनिक हो जाएगा। यानी इक लगाने से, इक प्रत्यय लगाने से हमें क्या होता है, मूल शब्द से संबंधित चीज़ें हो जाती हैं। जैसे भूत से भौतिक हो जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या है, मुख से, यानी अपने विचार अगर मुख से, मतलब बोल के अगर तुम अपने विचार प्रकट कर रहे हो तो उसको मौखिक बोलेंगे। ये सबसे आसान भाषा होती है। अगर इन तीनों में हम देखें सबसे आसान भाषा कौन सी होती है, तो सबसे आसान भाषा होती है मौखिक भाषा। सबसे आसान भाषा कौन सी होती है, मौखिक भाषा। अब उसी चीज़ को हम लिखित रूप में देखते हैं तो वो कौन सी भाषा हो जाएगी, लिखित भाषा। देखिए जो आदमी गूंगा होता है तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि गूंगा अगर है तो वो लिख के क्यों नहीं बता रहा है।
तो वो नहीं बता पाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने 10 लोगों को देखा गूंगे हैं, तो उसमें 9 व्यक्ति ऐसे होंगे जो अपने विचारों को लिख के नहीं बता पाएंगे। इसका रीज़न दोस्तों ये है क्योंकि जो गूंगे होते हैं वो पहले बहरे भी होते हैं, तो उनके कान में ऐसे कोई शब्द जाते ही नहीं हैं जिनको वो लिख पाएँ, इसीलिए वो लिख के अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते हैं। ये अलग बात है कि कभी भविष्य में उसका जवान ववान कट जाए तो वो पढ़ा लिखा था तो अपने विचारों को लिख के देख सकता है, बता सकता है। इसीलिए क्योंकि जन्म से जो बहरा है वो गूंगा भी हो जाता है। अब जब उसके कान में कोई शब्द ही नहीं गए, कोई वर्ण ही नहीं गए हैं, तो वो कैसे व्यक्त करेगा अपने लिख के विचारों को। इसीलिए ये क्या होता है कि गूंगे जो होते हैं वो इशारों से ही बात कर सकते हैं। उनके स्कूल्स अलग होते हैं, वो अपने विचार प्रकट करने का जो माध्यम होता है वो अलग तरीके से सीखते हैं, इशारों के माध्यम से। वो लिख नहीं पाते हैं, वो नहीं जानते हैं कि ये अगर यहाँ पर एक बोर्ड है या इसको हम पेन लिखना है, तो वो नहीं जान पाएंगे कैसे, समझे। इसीलिए वो जो है अपने विचार लिख के नहीं प्रकट कर पाते हैं। तो यहाँ पर एक बात बता दें, अगर किसी को लिखना आता है तो आसान है, नहीं आता है तो उसके लिए कठिन हो जाएगा। तो ये जो भाषा है, ये भाषा क्या है कि आसान भी होती है, ठीक है। ये भाषा आसान भी है और कठिन भी है। अगर आपको लिखना नहीं आता है तो कठिन हो जाएगा, अगर आपको लिखना आता है तो आसान हो जाएगा। सबसे कठिन भाषा आपकी होती है सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा ये कठिन कैसी हो जाएगी, संकेत से संबंधित क्या हो जाएगा, सांकेतिक हो जाएगा। संकेत से संबंधित क्या हो जाएगा, सांकेतिक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको बताएं ये कठिन कैसे है, क्योंकि संकेत जो होते हैं कठिन होते हैं। संकेत की पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ती है संकेत के लिए। जैसे आप कभी ट्रैफिक में जा रहे हों, चौराहे पे खड़े हैं और सिग्नल हो गया लाल, लेकिन आप इसको नहीं, क्योंकि ये भी एक सांकेतिक भाषा है, वहाँ पे कोई चिल्ला नहीं रहा है कि यार रुको रुको, वहाँ पर क्या है, एक इशारा कर रहा है पुलिस वाला कि ऐसे ऐसे कर रहा होगा और लाल एक सिग्नल होगा, इसका मतलब वहाँ पर रुकना है। अगर तुम्हें इस चीज़ को नहीं पता है, ठीक है, तब तुम क्या करोगे, सिग्नल तोड़ दोगे, तुम्हारा चालान कट जाएगा, ठीक है। तो इशारों वाली बात जो होती है उसको सांकेतिक भाषा हम कहते हैं, और ये बात जो है सीखनी पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आप कभी रोड पे जा रहे होंगे तो कहीं पर देखा होगा कि पेट्रोल पंप का एक साइन बना होता है, वहाँ पे लिखा नहीं होता कि पेट्रोल पंप है, ऐसा नहीं, साइन बना होता है। इसका मतलब वो भी सांकेतिक भाषा होती है। अगर किसी को आता है ठीक, वरना वो पेट्रोल खत्म हो गया, वो आगे झोंकता चला जा रहा है और पेट्रोल पंप की तलाश में, और वो साइड से निकल भी गए, जान भी नहीं पाए, तो वो क्या होता है, सांकेतिक भाषा होती है, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे विचार प्रकट करने के माध्यम है। इनको ही क्या कहेंगे हम कि ये भाषा के 3 प्रकार हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक बात और कहते हैं कि अगर भाषा है तो भाषा को सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, तो भाषा अगर तुम्हारे अंदर कोई सीखना चाहते हो, अगर तुम कोई भाषा सीखना चाह रहे हो, तो देखो हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं, फालतू की कोई बकवास नहीं करेंगे, सीधे सीधे क्लास चलती चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो। तो यहाँ पर एक बात हम कहेंगे कि भाषा को सीखने के लिए क्या चाहिए हमें, भाषा को सीखने के लिए, सीखना अगर चाहते हो, सीखने के लिए क्या चाहिए हमें, तो सीखने के लिए हमें चाहिए जिज्ञासा चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए, अनुकरण चाहिए, और हमें क्या चाहिए, अभ्यास चाहिए। अगर तुम कोई भाषा सीखना चाहते हो तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे अंदर जिज्ञासा यानी इच्छा होनी चाहिए। इच्छा के बाद हम जो आपसे बताएंगे उसका आप अनुकरण करोगे यानी फॉलो करोगे। उसके बाद फॉलो करने के बाद क्या करोगे, अभ्यास करोगे, तब आपको कोई भाषा आ सकती है। ये हो जाएगा भाषा का सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर एक बात हम और समझाएंगे आपको, वो ये कि भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं, भाषा की विशेषता क्या होती है, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। भाषा की विशेषता, पहली बात तो भाषा को हम बोलते हैं अर्जित संपत्ति। अब इसका मतलब क्या है, भाषा की क्या है, अर्जित संपत्ति है। नंबर एक भाषा अर्जित संपत्ति है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह है कि हम इसको समाज से ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप चाइना चले जाओ, अब चाइना में रहो जाके 5 साल, तो आप बिना कुछ प्रयास किए, बिना कुछ करे, आपको चाइनीज आने लगेगी। क्यों, क्योंकि आप वहाँ पे क्या करोगे, मतलब प्रयास तो करोगे ही, लेकिन आप मतलब ना चाहते हुए भी आपको आ जाएगी वो भाषा, क्योंकि आप ऐसे समाज में चले गए हो जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जा रही, वहाँ पे चाइनीज चल रही, तो आप चाइनीज बोलना सीख जाओगे, ठीक है। अभी जो होता है ना, एक ऐसा है कि आप कोई जंगली व्यक्ति हो, तो अभी आप जंगल चले जाओ, तो जंगल में जो आदिवासी भाषा बोलते हैं वहाँ पे आप शिफ्ट हो जाओ हमेशा के लिए, तो आप वहाँ बोलने लगोगे। इसलिए अर्जित मतलब क्या है, समाज से हम अर्जित करते हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, इसका कोई क्या होगा, अंतिम स्वरूप नहीं होता है। क्यों, इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि भाषा का शुरुआत तो देख सकते हो, लेकिन भाषा का कभी अंत नहीं हो सकता। भाषा हमेशा बदलती रहती है।
जैसे आप हिंदी देख रहे हो तो हिंदी हमारी पहले नहीं थी, पहले हमारी कौन सी थी, संस्कृत थी, उसके बाद पाली आई, उसके बाद प्राकृत आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अवहट्ट आई, उसके बाद हमारी हिंदी आती है। और हिंदी में आज भी परिवर्तन हो रहा है, आज भी कुछ शब्दों को हम ऐड करते चले जा रहे हैं। जैसे हमने भी क्या कहा, ऐड करते चले जा रहे हैं, जोड़ने के स्थान में क्या कहा, हमने कहा ऐड करते चले जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, उसका अंतिम स्वरूप नहीं होता है। और क्या होता है, एक तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा क्या बात है कि मानक रूप होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भाषा है तो भाषा अगर है तो उसका मानक रूप होगा, मतलब उसकी व्याकरण होगी, उसकी क्या होगी, व्याकरण होगी। ठीक है, ये बात समझे। अब ये एक टॉपिक था, मतलब इसको समाप्त किया। अभी कुछ और हम चीज़ देखने वाले हैं कि भाषा, अब क्या होता है कि एक भाषा की परिभाषा और भी है। भाषा हो गया, बोली हो गई, राजभाषा हो गई, मातृभाषा हो गई, उपभाषा हो गई, ये क्या चीज़ें होती, इनको भी देखने वाले हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। लिखेंगे भाषा, फिर लिखेंगे बोली, है ना, वो भी लिखेंगे अभी हम। ये भाषा बनती कैसे है ये भी देख लो भाई जरा। देखो यहां पर हम एक चीज लिखने वाले हैं, वो लिखने वाली चीज क्या है, हम देखो भाई यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे एक चीज की, लिखेंगे बोली। ये बोली क्या होती है, ये भाषा क्या होती है, ठीक है, ये मातृभाषा क्या होती है, ये राष्ट्रभाषा क्या होती है, ये आपकी राजभाषा क्या होती है। ठीक है, चलिए अब बताते हैं आपको। बोली क्या होती है, एक छोटे से क्षेत्र में जो जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं और उसका मानक रूप नहीं है, मानक मतलब उसका व्याकरण नहीं है, तो वो बोली हो जाएगी। जैसे भोजपुरी एक बोली है, तो भोजपुरी क्या है, भाषा के रूप में नहीं आ सकती। क्या भोजपुरी का कोई व्याकरण है, नहीं है। ऐसी एक और भी है, लेकिन वो भाषाओं में शामिल है, लेकिन भोजपुरी का व्याकरण नहीं है, इसलिए क्या है, वो एक क्या है, बोली के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो बोली का मतलब क्या होता है, छोटे क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा, भाषा जिसका व्याकरण नहीं होता है, जिसका व्याकरण नहीं होगा, नहीं होता, जिसका व्याकरण भाई क्या है, ये इतना ऊपर तक दिख रहा है, ये देख ले भाई एक बार। ठीक है, जिसका व्याकरण क्या है, नहीं होता है। ठीक है, भाषा क्या हो जाएगा, भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को ही क्या कहेंगे, हमको भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं जिसका अपना क्या होगा, जिसका अपना व्याकरण होता है, जिसका अपना व्याकरण होता है। ठीक है, जिसका अपना व्याकरण होता है। मातृभाषा क्या होती है, जो भाषा माता के मुख से, माता या हम कह लें परिवार के मुख से, परिवार से बालक सीखता है। अब बालक का मतलब यहां पे बालिका भी है, ठीक है, दोनों चीजें हैं। मातृभाषा, जो भाषा माता या परिवार से बालक सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि हिंदी को मातृभाषा कहते हैं, ऐसा क्यों है, जबकि परिभाषा में ये लिखा है हमने कि मातृभाषा वो होती है जो माता के मुख से सीखी जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भारत है, भारत क्या है, भारत माता है, भारत क्या है, भारत माता। तो भारत माता में क्या है, हम सब बच्चे, यानी हमने क्या किया, हमने जिस भाषा का प्रयोग किया है वो क्या है, हमारी एक बहुत बड़ा क्षेत्र क्या है, हिंदी बोलता है। तो हम ये समझते हैं कि हमने भारत माता के मुख से हिंदी सीखी है, इसलिए हिंदी को हम मातृभाषा के रूप में जानते हैं। मातृभाषा हमारी क्या है, हिंदी है। जबकि ऐसा नहीं है कि तमिल वाले हिंदी बोलते हैं या मराठी वाले हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी को लगभग बोलते हैं 47% लोग। ठीक है, भारत में हिंदी को लगभग 47% के आसपास बोलते हैं, इसीलिए जो है इसको हम मातृभाषा के रूप में जानते हैं, क्योंकि मातृभाषा क्या है, भारत माता। ठीक है, इसीलिए चलिए यहां बात करते हैं राष्ट्रभाषा क्या कहते हैं। जिस राष्ट्र की
जनसंख्या का लगभग 90% किसी एक भाषा का प्रयोग करे, किसी एक भाषा का प्रयोग करे, उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, जिस राष्ट्र की जनसंख्या का लगभग 90% किसी भाषा का प्रयोग, किसी एक भाषा का प्रयोग करे, किसी एक भाषा का प्रयोग करे, उस भाषा को हम क्या कहेंगे? उस भाषा को हम कहेंगे राष्ट्रभाषा। तो इसीलिए हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लगभग 46% के आसपास जो है वो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, है ना। इसीलिए हमारी जो भाषा है वो हिंदी नहीं है, राष्ट्रभाषा। अब राजभाषा क्या होता है कि किसी भी राष्ट्र के शासकीय भाषा, किसी भी राष्ट्र के शासन में जो चलाने वाली जो भाषा होती है, किसी भी राष्ट्र के शासन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, उसे हम राजभाषा कहते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब समझ लो कि कोई राष्ट्र है, वहाँ पर जो भी काम होते हैं लिखा पढ़ी वाले, वो सब हिंदी भाषा में होते हैं। हिंदी भाषा का मतलब किसी एक भाषा का प्रयोग हो रहा है, मतलब कोई राष्ट्र है, वहाँ पर क्या है कि जो भी लेखा जोखा वाला काम होता है वो किसी एक भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको हम राजभाषा कहते हैं। तो हिंदी में ही सारे काम होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश वगैरह छोड़कर देखा जाए तो सारे जितने भी बिल वगैरह वो हिंदी में सब आते हैं, वो पास करते हैं। ठीक है, जब भी बातें होती हैं हिंदी में होती हैं, और जो भी चीज़ें पास होती हैं, ठीक है, वो सब हिंदी में होता है। इसीलिए क्या होता है, शासकीय भाषा यानी शासन चलाने में जो प्रयोग करी जाती भाषा है, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में सब बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो राजभाषा कहलाई जाती है। ठीक है, ये भी टॉपिक हमारा हो गया। अब हम लोग आते हैं हमारी भाषा हिंदी पर। अब आएंगे हम हिंदी भाषा पर। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे शॉर्ट वीडियो भी आएंगे वीडियो पर, ठीक है, चैनल पर आएंगे, तो उनको भी आप देखते रहिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं हिंदी हमारी। अब आएगी हिंदी भाषा। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें भी समझेंगे। जैसे हमने बताया कि जैसे अभी हिंदी को अभी हमने चर्चा की थी कि हिंदी पहले हिंदी नहीं थी, हिंदी को बनाया गया है बाद में हिंदी को बनाया गया है। तो कैसे बनाया गया सुनो। तो हम पहले इसमें पॉइंट लिखेंगे कि हिंदी का आर्य भाषा में विभाजन, ये हेडिंग हमारी है। हिंदी का आर्य भाषा में विभाजन, कि हिंदी आखिर हिंदी बनी तो बनी कैसे, ये हमको दिखाना है। तो पहले बात करते हैं, पहले हम इसको बांटेंगे 3 प्रकार से। एक तो बांटेंगे हम, इसमें बांटेंगे प्राचीन आर्य भाषा, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर मध्यकालीन आर्य भाषा। तीसरा हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, तीसरा देखेंगे आधुनिक आर्य भाषा। इस आर्य का मतलब क्या होता है? इस आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो प्राचीन आर्य भाषा की अगर हम बात करते हैं तो इसको हम बांटेंगे 2 प्रकार से, ठीक है, 2 प्रकार से बांटेंगे। एक तो होती है हमारी, एक इसमें क्या होता है, इसमें एक हमारा होता है वैदिक संस्कृत, ठीक है। और दूसरी हमारी कौन सी है? दूसरी हमारी है लौकिक संस्कृत। हम आपको कहानी बताएं, ऐसा है सारी भाषाओं की जननी कौन है? वो संस्कृत है, ऐसा माना जाता है। तो संस्कृत जो है वो 2 भागों में बट गई थी। देखो, कोई भी चीज़ अगर आपके पास विकल्प होता है तो आप इजी विकल्प चुनते हो, मतलब एक सरल विकल्प चुनते हो, ठीक है। तो बात ये थी कि अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो संस्कृत थी वो 2 भागों में बट गई थी, एक तो वैदिक, एक थी लौकिक। तो वैदिक और लौकिक में अगर हम देखें तो वैदिक संस्कृत कठिन थी,
लौकिक आसान थी। लौकिक में ही आगे चल के परिवर्तन होते रहे हैं, आगे चल के लौकिक में ही परिवर्तन होते रहे हैं, तब जाके जो है, तब जाके हमारा बना है ये हिंदी। ठीक है, तो यहाँ के हम बात अगर करें वैदिक की, तो ये चलता है हमारा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, ये चलती है हमारी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है, यानी यहाँ पे पूरा टाइम देखें तो कितना होगा, 1500 ईसा पूर्व से यानी ईपू से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन की अगर हम बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, कहीं कहीं पर 1100 भी दिया है। अब हम इसको बांटेंगे, लौकिक के बाद आती है प्राकृत। ठीक है, वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत तक। पाली आएगी, फिर प्राकृत आएगी, पाली, फिर प्राकृत, फिर क्या है, फिर एक आएगा अपभ्रंश, अपभ्रंश आएगा। ठीक है, तो यहां पर पहले हम बात करते हैं इसकी। तो यहां पर हम बात करेंगे पाली की। तो पाली जो है वो बौद्ध धर्म की भाषा हुआ करती थी। तो कहां से कहां तक आएगा, 500 से 500 ईसा पूर्व से, ये ईस्वी रहेगा। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ठीक है, 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी रहेगा, प्रथम शताब्दी बोलेंगे उसको। ठीक है, और प्राकृतिक का क्या है, प्रथम शताब्दी से कहाँ तक रहेगा, ये 500 ईस्वी तक रहेगा। अपभ्रंश का काल जो होता है वो 500 ईस्वी से क्या हो जाएगा, 1000 ईस्वी तक होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बताएंगे, यहाँ पर ही आपको बताएंगे हम कि यहाँ पर अपभ्रंश के बाद क्या होता है, एक प्राचीन हिंदी आती है, प्राचीन हिंदी। और प्राचीन हिंदी का ही एक नाम क्या होता है, वो नाम होता है अवहट्ट। अवहट्ट नाम किसने दिया, ये नाम दिया है अब्दुल रहमान ने। अब्दुल रहमान ने ये नाम दिया है। ठीक है, ये नाम दिया है अब्दुल रहमान ने। ठीक है, प्राचीन हिंदी को। इसका काल जो है, इसका काल हम मानते हैं, इसका काल माना जाता है 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक, ये माना जाता है काल। ठीक है, अब जो आधुनिक आर्य भाषा है इसको हम बांटेंगे 3 प्रकार से। एक तो हमारी ये प्राचीन हिंदी ही होता है, प्राचीन हिंदी, फिर क्या हो जाएगा हमारी मध्यकालीन हिंदी, और एक हमारा हो जाएगा यहाँ पर आधुनिक हिंदी, जो हमारी आज तक चली आ रही है, हमारी आज तक चली आ रही है, इसको बोलते हैं हम लोग आधुनिक हिंदी। ये बात आपके समझ में आई। ठीक है, पहले क्या आती है, पहले वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली आती है, फिर प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश आती है, फिर अवहट्ट आती है, फिर उसके बाद हमारी प्राचीन हिंदी आती है, फिर मध्यकालीन हिंदी आती है, फिर हमारी जाके आती है आधुनिक हिंदी। ये बात समझ में आई आपको। अब देखो यहाँ पर जो हमने लिखा है अपभ्रंश, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिगड़ा रूप। देखिए हिंदी हमारी बिगड़ती चली आ रही थी, आज जो हम लोग बोल रहे हैं वो सब संस्कृत के ही शब्द हैं लगभग। ठीक है, उसमें कुछ अंग्रेजी के भी आ गए हैं, वो अलग बात है, लेकिन संस्कृत का ही रूप जो है आज हम लोग हिंदी के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि वही बिगड़ते 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 वो हमारी हिंदी बन गई। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बताते हैं। एक हमारा छोटे टॉपिक और बचा हुआ है, उसको भी कवर करते हैं। ठीक है, चलिए, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि दूसरा पार्ट ना बनाना पड़े, दूसरा पार्ट हम ना बनाएं, ये हम सोच रहे हैं। ठीक है, जरा हम टाइम देखें भी, टाइम कितना हो गया, उसमें टाइम भी देख लेते कितना हो गया। चलिए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। हमने कहा ना कि जो आप 1.5 घंटे में देखोगे वो हम आधे घंटे में आपको पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो यहाँ आप देखो, जैसे लिखेंगे हिंदी की उपभाषा, हिंदी की उपभाषा। तो हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं।
एक तो हमारी कौन सी है, एक हमारी है हिंदी की जो भाषा, एक हमारी कौन सी है, एक हमारी होगी, क्या बोलते हैं उसको, तो याद नहीं आ रहा, हिंदी को भाषा बोल गया, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। एक होगा हमारा पूर्वी हिंदी, एक है, एक हमारी कौन सी हिंदी होगी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। और एक हमारी है, चलो यही नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे ही लिख लें, राजस्थानी हिंदी। और एक हमारी यहाँ पे देखेंगे, एक हमारी हो जाएगी पहाड़ी हिंदी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में हमारी कितनी बोलियां आती हैं, मानी जाती हैं 5 मानी जाती हैं। पूर्वी हिंदी में 3 मानी जाती हैं, बिहारी हिंदी में 3 मानी जाती हैं, राजस्थानी में 4 आती हैं और पहाड़ी हिंदी में 3 आती हैं। तो आप काउंट कर लोगे कितना, तो यहाँ से क्या बोले, हिंदी की उपभाषा कितनी होती है, हिंदी की उपभाषा देखें तो यहाँ पर एक चीज़ लिख देते हैं, उपभाषा कितनी है, उपभाषा हैं 5। ठीक है, वह बोलियाँ कितनी होंगी, बोलियाँ, यानी पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियाँ हैं, देखो 5 3 8 3 11 4 15 और 3 18, यानी बोलियाँ कितनी हैं, बोलियाँ हमारी होती हैं 18। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आ जाएगी, एक तो आ जाएगी खड़ी बोली, कौन सी आएगी, खड़ी बोली आएगी, खड़ी बोली हो जाएगी एक। दूसरी, खड़ी बोली को कौरवी कहते हैं, कौरवी नाम दिया है राहुल शंकर त्यायन ने। खड़ी बोली जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कहाँ पर, अगर उत्तर प्रदेश जान लें, उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, मेरठ में, मुरादाबाद में, रामपुर में। ठीक है, यहाँ पर चलती है खड़ी बोली। ठीक, सहारनपुर, ये सब खड़ी बोली वाले क्षेत्र होते हैं, मुजफ्फरनगर खड़ी बोली। दूसरा देखो, दूसरा क्या यहाँ पर है, यहाँ पर होगा ब्रज। ब्रज को हम लोग एक हम बोली के नाम से जानते हैं, ब्रज बोली होती, ब्रज भाषा के नाम से हम इसको जानते हैं, ब्रज, ब्रज भाषा। इसको ब्रज भाषा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें साहित्यिक रचना होती है। ठीक है, जो भाषा होती है, भाषा, भाषा का एक और नियम होता है कि भाषा में साहित्यिक रचना होती है, बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है। लेकिन ब्रज जो है, ब्रज, ब्रज में बहुत फेमस, ब्रज में बहुत फेमस जो है वो रचनाएँ की गई हैं, इसलिए इसको हम भाषा के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये कहाँ चलती है, ये आगरा है, आगरा हो गया और पूरा मथुरा हो गया, वृंदावन हो गया, वहाँ पे ब्रजभाषा चलती है। ठीक है, नंबर 3 में देखेंगे क्या हो जाएगा, बुंदेली। बुंदेली यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, जो मध्य प्रदेश के साथ में लगी होती है। ठीक है, नंबर 4 देखो, ये हो जाएगी, ये कौन सी होगी, कन्नौजी। कन्नौजी यानी ये हरदोई के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, 5वीं कौन सी है, 5वीं है हरियाणवी। 5वीं कौन सी होगी, हरियाणवी, हरियाणवी। ये हमारी क्या है, हरियाणवी को हम बांगरू नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में क्या होता है, पूर्वी हिंदी में आप ऐसे कर लो, ABC, ABC यानी अवधि। देखो सीतापुर में, सीतापुर के आसपास, लखीमपुर के आसपास का क्षेत्र जो है वो अवधि भाषा में आता है। ठीक है, वो क्या है हमारी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और बिहारी हिंदी में क्या है, बिहारी हिंदी में MMB यानी मैथिली। ठीक है, मैथिली, मगही और भोजपुरी। भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी में 4 हैं, कौन कौन सी, देखो एक तो है जयपुरी, जयपुरी हो जाएगा। ठीक है, और जयपुरी हो जाएगा, इसको हम लोग हाड़ौती के नाम से भी जानते हैं, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में बोली जाती है ये। ठीक है, मालवी, मालवी हो जाएगा। नंबर डाल देते हैं, 1 2 और 3। मारवाड़ी, मारवाड़ी, और एक का नाम नहीं याद आ रहा है, जयपुरी हो जाएगा, जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी, और एक का नाम क्या है, एक नाम और याद नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर देख लो, पहले पहाड़ी हिंदी में यहाँ पे देख लो, पहाड़ी हिंदी में यहाँ पे देख लो, पहाड़ी हिंदी,
पहाड़ी हिंदी, यहाँ पर देखो पहाड़ी हिंदी में एक तो आएगी हमारी कुमाऊनी, कुमाऊनी और गढ़वाली, एक है नाम यहाँ पर मंडियाली, मंडियाली, ठीक है। एक नाम यहाँ पे याद आ गया मेवाती, ठीक है, मेवाती, मेवाती। ये आपका ये जो आज का टॉपिक जो है वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो जान लो, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं व्याकरण। व्याकरण को जानने के लिए अब हमारी हिंदी हो गई, हिंदी भाषा हो गई, हिंदी भाषा समझ लिया हमने। अब हमको पढ़ना है व्याकरण, यानी हिंदी भाषा, यानी भाषा को अगर हमें हिंदी भाषा को पढ़ना है तो हमें 3 चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। एक तो हमारा होता है वर्ण विचार, ठीक है, एक होता है हमारा शब्द विचार, एक होता है वाक्य विचार। तो ये हमारा कल अगला टॉपिक होगा, ठीक है। यहाँ पर तक अगर आप लोग देख चुके हो तो अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को आप लाइक कर दो, और चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो का। अब ये क्लास आपको रेगुलर मिलने वाली है, ठीक है, टाइम टेबल के साथ। रात में क्लास आ जाएगी 9 बजे के आसपास, हम 8 बजे के आसपास डाल दिया करेंगे वीडियो, ठीक है। और ठीक है, आपने बता दिया, लाइक वीडियो को जरूर कर दें यहाँ तक अगर आए हैं, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।